हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। सो आज अपन लोग ना थर्मोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करेंगे फॉर जेई मेंस 5 मिनट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपने थर्मोडायनेमिक्स में जो चार मेन प्रोसेस होते हैं वो होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, डेल्टा टी हमेशा जीरो रहेगा। सिमिलरली आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होता है इस प्रोसेस में, वो अपन लोग आगे देखेंगे भी। फिर आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आपका प्रेशर चेंज नहीं होता। तो जो भी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और फिर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक भी अपने को पता ही है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद अपने ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स में जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके साथ ही मैं सबसे पहले आपको एडियाबेटिक का दिखाऊंगा। एडियाबेटिक का ग्राफ भी आइसोथर्मल के ग्राफ जैसा ही होता है, बस वो आइसोथर्मल के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक इक्वेशन जो होती है वो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है, और गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसलिए जो आपका सी वाला है वो यहाँ पे एडियाबेटिक को दिखा रहा है और डी वाला आइसोथर्मल को दिखा रहा है। एडियाबेटिक इज ऑलवेज बिलो आइसोथर्मल, ठीक है। फिर आइसोकोरिक में अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, और आइसोबारिक में अपना प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये पीवी कर्व हो गए। इसके बाद आता है अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो क्वासी स्टैटिकली होता है, मतलब बहुत स्लोली हो रहा होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कभी भी वापस जा सकते हो, मतलब यू कैन रिटर्न बैक टू ओरिजिनल स्टेट्स विदाउट नेट चेंज, ठीक है। बिकॉज ये बहुत स्लोली हो रहा होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट से जा रहा होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वही होते हैं जो अपने रियल वर्ल्ड प्रोसेस होते हैं, जो कि आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। और इरिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को पता ही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। और इसमें जो आपका नेट इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है ना सिस्टम में, वो दो चीज़ों की वजह से होता है, एक हीट की वजह से और एक वर्क डन की वजह से। अब ये तो सिंपल है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो साइन कन्वेंशन में आती है। तो ये साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है, और हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है, अब सबसे पहले अपन लोग हीट की बात करते हैं, फिर अपन लोग वर्क की बात करेंगे। तो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज को लाने के लिए आपको जो हीट चाहिए वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तब जो सी आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसी को अपन लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक मोलर हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप पर मोल ले लोगे तो इट वुड बी मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर आप पर यूनिट मास ले लोगे देन इट वुड बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है, अब ये दो टाइप की होती है। एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम सी एम की जगह सी पी लिखते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम में सी एम की जगह सी वी लिखते हैं। और दूसरी मेन चीज़, जो आपकी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है उसको अपन लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंथैल्पी, जो आपका इंथैल्पी चेंज है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हो रहा होता है उसको अपन लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर वाले को बोलते हैं अपन लोग इंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को अपन लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर आइसोथर्मल के केस में अपने को पता है डेल्टा टी जीरो होगा। डेल्टा टी जीरो होगा तो आपका सी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और एडियाबेटिक के केस में मेरे को पता है हीट एक्सचेंज जीरो होता है, इसलिए मेरा सी भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद एक की रिलेशनशिप आती है सी पी और सी वी में, कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और पॉइजन रेशियो होता है गामा विच इज डिनोटेड बाय सी पी बाई सी वी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये टेबल अपने को ध्यान रखनी है कि मोनो एटॉमिक के लिए सी वी की वैल्यू 3r/2 होती है, सी पी की वैल्यू 5r/2 होती है, गामा विच इज़ द रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी इज़ 5/3। सिमिलरली डायटॉमिक के लिए और नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक के लिए दिया हुआ है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं वर्क डन पे, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। जनरल फॉर्मूला डी डब्ल्यू का जो नेट वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। पी ई का मतलब पी एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल वर्क, और नेगेटिव साइन इज बाय
साइन कन्वेंशन। इसके बाद इसी को अपन लोग जनरलाइज करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो माइनस पी टाइम्स वी टू माइनस वी वन। इसको अपन लोग डेल्टा टी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं एस माइनस एन आर डेल्टा टी। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो मेरा नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। नो वॉल्यूम चेंज मीन्स नो वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अपने पास दो फॉर्मूला है, क्या तो आप वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो या प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो। पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और उसके केस में जो रिवर्सिबल वर्क डन आता है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बताती है? एंट्रोपी बताती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब आपका सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है। तो उसको अपन लोग कैसे मेजर करते हैं मैथमेटिकली? इट इज गिवन बाय क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब हीट एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइड बाय द टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है, बिकॉज यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, और उन सभी केसेस में मेरी एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके दो फॉर्मूला होते हैं, क्या तो आप इसको सी वी की टर्म्स में लिख लो या सी पी की टर्म्स में लिख लो। सी वी की टर्म्स में होता है एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन वी टू बाई वी वन, और सी पी की टर्म्स में होता है एन सी पी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन पी वन बाई पी टू। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए क्योंकि इस पर भी जेईई मेंस में सवाल आ चुके हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय एच माइनस टी एस। इसको अगर अपने को चेंज के फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी से सारी कहानी बनती है। अगर आपका डेल्टा जी जीरो होता है इसका मतलब आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। लेस देन जीरो होगा तो आपका प्रोसेस नेचुरली अकर कर रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी गर्म चीज़ रखी है वो ऊपर ऊपर ठंडी हो जाती है, दैट इज बिकॉज डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब वो प्रोसेस नेचुरली नहीं होगा, अपने को एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा तभी जाके वो प्रोसेस प्रोसीड करेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉन क्यू। यहाँ पे अपने को जनरली ये पूछते हैं कि जब अपने को डेल्टा जी जीरो हो जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पे ऑफकोर्स क्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे आपका नेट डेल्टा जी जीरो होता है, तभी अपन लोग डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। उसके बाद ये फाइनल रिलेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। इसको अपन लोग चेंज इन गैसेस मोल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन था ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से अपन लोग ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं ऐसे ही आपके जेईई मेंस 2026 के पहले ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी आपकी मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके जेईई मेंस में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अपन लोग वहाँ से जाकर ले लेंगे। तो ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।